Greetings everyone. Today we will continue our chapter number 3, that is the classification of element and periodic properties. बेटा हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई तो कर लिया था. नाउ वी आर डूइंग द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को समझा था, दैट इज एटॉमिक रेडियस. बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस मैंने आपको बताया भी था कि एटम के रेडियस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं. एटम कभी भी अकेला नहीं होता, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, तो वो उसका जो हम रेडियस निकालते हैं, इट इज द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. बेटा हाफ मीन्स आधा, इंटर मतलब न्यूक्लियस यानी दो न्यूक्लियस, जो दो अलग अलग न्यूक्लियस हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो है, अगर हम उसको हाफ कर देते हैं, दैट विल टेल्स अस अबाउट द एटॉमिक रेडियस. और वो डिपेंड करता है कि वो वंडरवॉल है या मेटेलिक है या वो कोवलेंट रेडियस है. तो इसके बाद अब हमारा आ जाता है बेटा एटॉमिक रेडियस के बाद आयोनिक रेडियस. एक बात और बता दी थी बेटा मैंने आपको कि वंडरवॉल रेडियस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है देन मेटेलिक रेडियस देन कोवलेंट. ये एटॉमिक रेडियस से आपको मैंने बता दी. आयनिक रेडियस, आयन का रेडियस, यही वर्ड क्लियरली कर रहे हैं. आयन का रेडियस. आयन कितने तरह के होते हैं? कैटायन एंड आयन. कैटायन कब होता है? जब एटम बेटा अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, दैट मींस हैविंग पॉजिटिव चार्ज 1 plus 2 plus 3 plus, it's depend upon the situation, and the cation will be, an ion will be formed when an atom gains the electron. जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, that is called the anion. जब कैटायन और एनायन की बात करते हैं तो कैटायन का रेडियस या एनायन के रेडियस की बात करेंगे, तो जो नॉर्मल रेडियस है, चाहे वो वंडरवॉल है, मेटेलिक है या कोवलेंट है, उससे कंपैरिजन करते हुए हम आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ते हैं. तो कैटायन फॉर एन एग्जांपल लाइक सोडियम. सोडियम बहुत बार लेते हैं, चलो मैग्नीशियम ले लेते हैं. मैग्नीशियम विद एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2. as you all know about it कि when magnesium loses 2 electron, जब मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इट बिकम्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा. यानी मैग्नीशियम when loses 2 electron, it will become 1s2 2s2 2p6. अब साइज के ऊपर आ जाता है बेटा कि साइज के ऊपर क्या फर्क पड़ता है रेडियस का. और जब हम साइज में बात करते हैं बच्चे, तो साइज में क्या होता है, मैग्नीशियम अगर नॉर्मल एटम है तो नॉर्मल एटम में साइज की वैल्यू देखो 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं. As you all know about that the opposite charges like each other. तो इसी बेस पर जब अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस का वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. लेकिन इसमें क्या आ जाता है, इसमें 12 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं. Because after losing 2 electron, it will becomes the number of electron 10. जब 10 ही इलेक्ट्रॉन रह गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 इलेक्ट्रॉन ही है जिसके ऊपर प्रोटॉन फोर्स लगाएंगे, यानी 10 इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा खींचेगा. और एक और बात है, शेल पे भी फर्क आ रहा है, इसमें 3 शेल थी, इसमें 2 शेल है, यानी न्यूक्लियस जो
पूछेगा तो साइज ऑफ कैटायन, ये ऐसे याद रखना है, साइज ऑफ कैटायन इज always smaller than normal atom. रीजन पूछ ले, effective nuclear charge increases as electron decreases. स्क्रीन कम हो जाते हैं, ये भी कारण है। और फिर अब बात करते हैं हम एनायन की। एनायन का फ्रेम होता है बेटा when an atom gains the electron, when an atom gains the electron, as an example chlorine, chlorine का atomic number 17 configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, when it gains one electron, what will happen? It will attain the noble gas configuration, that is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Here the number of electrons 17, number of protons 17, but here electron becomes 18 and proton becomes 17. So what will happen? Size of anion is always larger than normal atom. क्यों? क्योंकि गैस इफेक्टिव रिलीज हो जाएगा एज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ये है मेन पॉइंट कि जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर हम बात करते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा या ज़्यादा होगा। बेटा दो इफेक्ट है जो अपने साइज की वजह से जाने जाते हैं। मीन्स अगर साइज कम होगा या ज़्यादा होगा तो दो इफेक्ट की वजह से होगा, एक तो स्क्रीनिंग की वजह से और दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। तो वो दो ही चीज़ें कि स्क्रीनिंग ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो ऑब्वियसली स्क्रीनिंग। अपोजिट होते हैं दोनों। और कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द नॉर्मल एटम एंड एनायन इज ऑलवेज larger. Anion is always larger than the normal. अब मान लीजिए मैं आपसे पूछती हूँ कि किसका साइज बड़ा होगा। बोरोन या बेरिलियम, किसका साइज बड़ा? पहले एटॉमिक नंबर लिखो सबके, ये 1s2 2s2 2p1, ये 1s2 2s2, देख सकते हो आप 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन। तो अब आप कहते हैं लेफ्ट टू राइट जाता है तो साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम हो जाता है। या हम बात करते हैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की, तो किसका साइज बड़ा होगा? नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। ये मत सोचना कि वो 2p में आ रहा है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s में जा रहा है, ये कोई मायने नहीं रखता। नंबर ऑफ मेन शेल सेम है 2, इसी वजह से। तो अब किसका साइज स्मॉलर है? इसका साइज बिगर है, इसका स्मॉलर है। अब इसी में ही कैटायन और एनायन की बात करें तो कैटायन और एनायन जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज होते जाएंगे वो साइज उतना ही छोटा होता जाएगा। क्लियर है? तो अब इसमें एक और टॉपिक आ जाता है आफ्टर दिस आयनिक रेडियस में ही एक बात और आ जाती है, दैट इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या वर्ड बोल रही हूँ बेटा मैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यानी इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज। अगर हम वेरिएशन की बात करें तो बेटा कैटायन और एनायन में वेरिएशन स्मूथली चलता है एज दैट ऑफ एटॉमिक रेडियस की। जैसे एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ता जाता है वैसे आयनिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप बढ़ता जाता है। इन अ सिमिलर टर्म कि आयनिक रेडियस भी अलोंग द पीरियड घटता जाएगा। तो अब हम इसमें एक और पढ़ते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, कि जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट वी कॉल द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, कि जिस भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, दैट वी विल कॉल द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. फॉर एन एग्जांपल, Al3 positive, Mg2 positive, Na1 positive, F1 negative, O2 negative, and 3 negative. Here the atomic number is 7, 8, 9, 11, 12, 13. प्रोटॉन का इफेक्ट है, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, फिर 10, 13 minus 3, 13 minus 3, 12 minus 2, 10, 11 minus 1, 10, 9 plus 1, 10, 8 plus 2, 10, 7 plus 3, 10. तो ये क्या कहलाए अपने आप में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. क्या कहलाए बेटा ये अपने आप में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. अब क्या पूछा जाता है इसमें? अरेंज देम, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये आपका. अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज. अरेंज करना इनको साइज के अकॉर्डिंग. तो सबसे छोटा साइज किसका होगा? अब आप देख सकते हो कि साइज के ऊपर दो चीज का रोल मेन होता है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन आल्सो प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल. इसमें प्रोटॉन 13, 12, 11, 9, 8, 7. क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर ही हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताते हैं. क्या चीज याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर डायरेक्टली टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन. किसके बारे में मेन बताते हैं बेटा? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताते हैं. तो इसमें क्या हो रहा है? 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को इंटरैक्ट कर रहे हैं, 12 प्रोटॉन, यानी एक प्रोटॉन का नंबर जिसमें ज्यादा होगा उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा. क्या होगा उसमें? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा. और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा बेटा, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? साइज कम हो जाता है. तो सबसे छोटा साइज किसका होगा? Al3 पॉजिटिव का, फिर Mg2 पॉजिटिव का उससे बड़ा, सोडियम 1 पॉजिटिव का उससे बड़ा. अब देखो 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, देन फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन. So we can arrange them the order of nuclear charge. या हम इसको एक जनरल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? आयोनिक रेडियस is inversely proportional to nuclear charge. यानी न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो आयोनिक रेडियस भी कम होगा. आप इससे इसको याद रख सकते हैं. इज इट क्लियर बेटा कि हम इन चीज़ों से इसको याद रख सकते हैं कि आयनिक रेडियस डायरेक्टली रिलेट्स विद द न्यूक्लियर चार्ज. हो गया बेटा इसमें? अब आपको कोई भी आ जाए रिलेटेड वन, कैटायन और एनायन के साइज से रिलेटेड आ जाए या कोई भी क्वेश्चन आ जाए, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कि आयनिक रेडियस हमेशा न्यूक्लियर चार्ज से रिलेट करता है. तो बेटा अब हमारी नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एंड. बेटा 10th क्लास तक आपने बहुत कम पढ़ा है. बहुत कम पढ़ने से मतलब है आपने 10th क्लास में सिर्फ एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, छोटी छोटी वैलेंसी, इस तरह से आपने मेटेलिक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी. लेकिन 11th में आपका ये बहुत मेजॉरिटी वाला पार्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी. इसी को ही समझना बहुत जरूरी है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती
gaseous atom. The amount of energy required, the amount of energy, the energy कह लो या कह लो the amount of energy required by the atom, कि किसी भी एटम के थ्रू जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन क्यों कहेंगे, क्योंकि इंटरनल वाले इजीली यूज नहीं हो सकते बेटा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो हम किसको इजीली निकाल सकते हैं, अगर कोई चाहता है तो, वो भी अगर कोई चाहता है तो जो हम आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं उसको निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देनी होती है, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी वी कॉल द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसको हम समझते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। अगर मैं कहूँ मेरे पास ये कोई चौका एटम है, मैं इसमें से ऐसा एनर्जी नहीं निकाल सकती, पहले उसको गैसियस स्टेट में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई सॉलिड की फॉर्म में है तो सबसे पहले मुझे उसको गैस में बदलना पड़ेगा। तो वो जो गैसियस एटम है, जब उसमें से मैं मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही हूँ, तो उस टाइम पे मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं दे रही हूँ पॉजिटिव, इसको ऐसे लिख देते हैं, I for ionization, H for enthalpy, change in ionization enthalpy, it's always positive, क्योंकि ये गेन कर रहा है। Got it? तो अगर हम किसी को भी आयनाइजेशन एंथैल्पी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। क्लियर है बेटा? आयनाइजेशन एंथैल्पी को समझना ही बहुत जरूरी है। अब इसमें एक और पॉइंट आ जाता है बेटा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या पॉइंट बोल रही हूँ बेटा मैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब होता है कि जब हम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, मान लीजिए एक एटम, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो ये कहलाएगी इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैं इसी में से ही इसमें, मान लीजिए मेरे पास ए एटम है, मैंने उसमें से पहले एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, अब इस एक एटम में से फिर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, यानी दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, फिर इसमें से फिर एनर्जी देके मैंने तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो सक्सेसिव का मतलब क्या हो गया? वन बाय वन जो हम एक ही एटम में से पहले एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, फिर उसी में से दूसरे को बाहर निकाला, उसी में से तीसरे को बाहर निकाला, that is the amount of energy we call the successive ionization enthalpy। यानी ये डेल्टा H1 हो गई, ये डेल्टा H2 हो गई, ये डेल्टा H3 हो गई। हमेशा याद रखना डेल्टा H3 is always greater than डेल्टा H1, then always greater than डेल्टा H1। क्यों? तीसरी वाली सबसे ज़्यादा क्यों होगी बेटा? जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को निकालते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस का दूसरे बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बढ़ता जाता है, वो उनको आसानी से नहीं निकालने देता, तो उसमें हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है फर्दर उसको निकालने के लिए। तो आज के लिए बेटा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ही था आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर्स पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे और वेरिएशन पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।